आज का दिन 7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो एविडेंसेस आपको सौंपने जा रहा हूँ उसके लिए आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं कोरोना कल, आज और कल। आने वाले कल में क्या होने वाला है ये समझने के लिए जो बीत गया कल है उस पर फोकस करना होगा। जो बीत गया कल है उस पर फोकस करने के लिए आप देखिए स्क्रीन पे ये स्लाइड। इस एक ही स्लाइड में मैंने वो सारे वायरस डाल दिए हैं जिसने इंसान को कभी ना कभी तंग किया हो। वो पोलियो का वायरस है या फिर चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स, इबोला, कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। जब भी किसी भी वायरस को हम आंकते हैं तो दो पैरामीटर जरूर देखते हैं। पहला पैरामीटर कि कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। इसे हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन। सो यहाँ पे अगर हम देखें सीजनल फ्लू जहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से 0.1%। 0.1% मतलब 1000 लोगों को सीजनल फ्लू होगा तो उसमें से कोई एक के मारे जाने की संभावना है। इसको अगर कंपेयर करें, ऊपर जाके देखिए SARS, ये एक और तरह का वायरस है। ये है 10 के आसपास, मतलब अगर 100 लोग पीड़ित होंगे तो 10 लोग मारे जाएंगे और 90 लोग ठीक हो जाएंगे। यानी कि साग जो है वो ज्यादा खतरनाक है, कई गुना खतरनाक है इन कंपेरिजन टू सीजनल फ्लू। तो ये तो हुआ पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कितनी तेजी से फैलता है। उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन में कंपैरिजन के लिए हम ले सकते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो नंबर है वो 8 का मतलब एक को चिकन पॉक्स होगा तो उससे 8 लोगों को ऑन एवरेज फैलने की पॉसिबिलिटी है। इसको हम कंपेयर करें कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो है नंबर 2, मतलब एक को जुकाम होगा तो उससे 2 लोगों को एट द मोस्ट जुकाम हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज 2। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। आज से 3 महीने पहले जनवरी महीने में पहली बार कोरोना वायरस सुनने में आया जिसका नाम दिया गया नोबल कोरोना वायरस। और ऐसा कुछ बताया गया कि ये वुहान से, चाइना से निकल के आ रहा है। उस वक्त पूरे दुनिया के लोग, यूएस के लोग, यूके के लोग दूर से देख के एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। यूएस का जो CDC है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, उसने आंका कि ये इतना डेडली हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने में यूएस में करीब 2 लाख से लेके 17 लाख लोग तक मर चुके होंगे। वहीं यूके की एक बॉडी है जिसका नाम है न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप, जिसमें 16 साइंटिस्ट हैं। उन्होंने आंका इस वायरस को दूर से देख के कि ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में यूके में 5 लाख लोग मर चुके होंगे और यूएस में लगभग 22 लाख लोग मर चुके होंगे। सो एक तरफ तो ये खतरनाक फिगर एस्टिमेट्स बाय यूएस एंड यूके, और दूसरी तरफ चाइना से निकले हुए कुछ वीडियोस। चाइना एक ऐसा देश है, आपको पता ही है, जो अपने आप को बंद करके रखता है, सीक्रेटिव रखता है। गूगल को अंदर आना अलाउड नहीं किया, ना ही फेसबुक को झांकने दिया। यहाँ तक कि चाइनीज जितने भी रिसर्च पेपर हैं वो चाइनीज भाषा में ही होते हैं ताकि दुनिया को ये ना पता चल जाए कि चाइना के अंदर चल क्या रहा है। एक ऐसा देश जो पूरी तरह से सीक्रेटिव रहता है हमेशा, ना जाने क्यों वुहान शहर से बहुत सारे वीडियोस रियल टाइम में रिलीज करने लगे। शायद दुनिया को कोई एक पिक्चर दिखाना चाह रहा था अपने हिसाब से, अपने किसी फायदे के लिए। तो एक तरफ खतरनाक भयानक पिक्चर जो वुहान से लगातार आ रही थी हमारे पास, और दूसरी तरफ वो डेंजरस एस्टिमेट बाय यूके एंड यूएस गवर्नमेंट। मतलब ये कि एक ऐसा पिक्चर बनाया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा दानव, खतरनाक कोई जानवर आने वाला है या आ चुका है जो पूरी धरती में कहर मचा देगा और इंसानियत को खा जाएगा। ऐसे में कैसे लड़ा जाए, कमान दी गई हमेशा की तरह WHO को। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जिसको आज से 10 साल पहले 2010 में PACE यानी कि पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप ने लुटेरा घोषित किया था बिकॉज ऑफ द स्कैंडल ऑफ H1N1। सो वही WHO को कमान दिया गया कि भाई इस दानव से कैसे लड़ा जाए, आप ही बताइए। WHO के लिए बिल्कुल आसान था। आज से 10 साल पहले H1N1 के लिए जो कहानी गढ़ी थी, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, वही स्क्रिप्ट दोबारा यूज कर लिया। जहां जहां H1N1 लिखा था बस उसको मिटा दिया, वहां वहां लगभग कोरोना डाल दिया। WHO ने दुनिया को समझाया, देखो भाई एक बहुत खतरनाक जानवर आने वाला है और आप सब लोग मरने वाले हो। अगर बचना चाहते हो तो अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो, सारे एयरपोर्ट लॉक कर दो और सब के सब घर में दुबक के बैठ जाओ। और साथ में एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी दिया, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के नाम पे कुछ ऐसी दवाइयां जारी कर दी जिन्हें एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में रखा गया है। एक्सपेरिमेंटल ड्रग मतलब ऐसी दवाइयां जो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए आज तक ना तो अप्रूव हुई है, ना ही इस बीमारी के लिए कभी एनिमल मॉडल पे भी ट्राई किया गया है। जस्ट यूं ही डाल दिया।
मतलब ये दवाइयाँ इतनी खतरनाक कि बीमारी से आप मरे ना मरे, दवाई से ज़रूर आप मर सकते हैं। और उसके बाद जो हुआ पिछले 3 महीने, वो सब आपकी आंखों के सामने है। लेकिन आज 7 अप्रैल, आज हमें दूर से एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज कोरोना वायरस पास आ चुका है, हमारे घर के पास आ चुका है। दूर से जब एस्टिमेट किया था तो आप ग्राफ को देखिए, तब हमें लगा था कोरोना वायरस, आप जहां लाल रंग देख रहे हैं कहीं यहां है, यानी कि बाकी सारे वायरस जो दुनिया में पहले आ चुके हैं उन सबसे ज़्यादा डेडली, उन सबसे ज़्यादा कंटीजियस। इसीलिए शायद हमने वो सारी चीज़ें की जो आज तक कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसमें क्वारंटाइन हो गया, लॉकडाउन हो गया। ये सारे शब्द तो हमने अपने पूरे जीवन में कभी ना तो सुना ना कहीं पढ़ा। तो वो सब इसलिए था क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि सृष्टि में अब तक ऐसा जो नहीं हुआ वो अनर्थ होने वाला है। लेकिन अब इस चीज़ को 3 महीने हो गए हैं, अब हमने वायरस को बहुत ध्यान से देखा, करीब से देख लिया है। 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें रिपोर्ट आई कि कोरोना वायरस क्या है। फटा पोस्टर निकला चूहा, मतलब इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 0.1%, सीजनल फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा के बराबर। और इसका जो कंटेजियस स्टेटस है दैट इज 2.2, 2.2 मतलब लगभग कॉमन कोल्ड के बराबर। कॉमन कोल्ड का 2 है, इसका 2.2 है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी वायरस की जो फैलने की शक्ति है वो सिर्फ वायरस पे ही निर्भर नहीं करती है, वो कई सारे और फैक्टर पे निर्भर करती है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, HERD इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ये आपको समझाना ज़रूरी है, यहीं से कुछ नई बातें आपको समझ आएंगी जो आपके काम की हो सकती हैं। अब मान लीजिए ये है एक कोरोना वायरस का पेशेंट और ये है आप। अब जब ये पेशेंट आपसे मिलेगा तो देयर इज अ चांसेस कि ये आप तक कोरोना वायरस पहुंचा दे और आप भी पेशेंट बन जाए। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सकता बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये अपने घर में है, आप अपने घर में हैं, तो आपको कोरोना वायरस नहीं आ सकता, आप पीड़ित नहीं हो सकते। लेकिन आज से कुछ दिन बाद 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को जब ये सब कुछ खुल जाएगा तब ये भी बाहर निकलेंगे और आप भी बाहर निकलेंगे। क्या आपको लग रहा है कि 15 अप्रैल तक या 14 अप्रैल तक जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं या तो पेशेंट मर जाएंगे या कोरोना वायरस न जाने कहां गायब हो जाएगा या मर जाएगा? एक बात मैं बता दूं, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 21 दिन के अंदर अंदर कोरोना वायरस मर जाता है या मर सकता है। देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चांसेस कि कोरोना वायरस से ये इंसान मुक्त हो भी जाए, उसके बाद भी ही कैन बी अ कैरियर ऑफ कोरोना वायरस फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। मतलब ये उससे पीड़ित तो नहीं है लेकिन वो कैरियर है, सिंपली कैरियर। और ऐसे में देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इससे कोरोना वायरस आप तक भी पहुंच जाएगा। बोलने का मतलब है कि लॉकडाउन से सिर्फ आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप कभी ना कभी तो खत्म होगा, और जब भी खत्म होगा तब ये और ये बाहर आएंगे और तब ये ट्रांसफर होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आप में कोरोना वायरस आ भी गया तो आप मरने नहीं वाले, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसकी मोर्टेलिटी रेट अब साबित हो गई है, वो 0.1% है, नियर टू अ सीजनल फ्लू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि 1000 लोग पीड़ित होंगे तो कोई एक इंसान मरेगा, 999 लोग ठीक हो जाने वाले हैं। तो ठीक होने के बाद दैट इज कॉल्ड सेल्फ नेचुरल इम्यूनाइजेशन, अपनी इम्यूनिटी आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 3 तरह के लोग आ गए, एक वो जो पीड़ित है, एक वो पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं, और एक वो जो कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए। धीरे 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 आने वाले कुछ महीनों में येलो यानी कि जो लोग पीड़ित होकर ठीक हो चुके हैं इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि इनकी तादाद आप स्क्रीन पे देखिए इतनी ज़्यादा होगी कि कोई उस वक्त अगर इन्फेक्टेड है और एक इंसान जो कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ, उसके बीच में येलो यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे। इसे कहते हैं झुंड। आपने देखा होगा कि हाथी के झुंड के बीच में हाथी का बच्चा होता है तो वो झुंड से प्रोटेक्टेड होता है, कोई और जानवर उस बच्चे पे अटैक नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। इसका एक क्लासिक एग्जांपल दे सकता हूँ, जापान में चाइना के बाद सबसे पहले कोरोना वायरस आया था एंड दैट वाज 16 जनवरी। इसको अगर कंपेयर करें इटली में कोरोना वायरस आया था 31 जनवरी। जापान की जो पॉपुलेशन है वो इटली के लगभग डबल है, और जापान का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी इटली से काफ़ी ज़्यादा है। जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड, नंबर 1। जापान में वायरस भी पहले आया था, काफ़ी पहले, 15 दिन पहले आया था इन कंपेरिजन टू इटली। इटली में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगा है और सबसे लंबा लॉकडाउन लगा है।
जापान में लॉकडाउन लगा ही नहीं है। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के जो पिक्चर्स हैं जापान के, वो आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए। जापान में सारा कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे किसी भी नॉर्मल डे चलता है, यानी कि वहाँ पार्टी भी चल रही है, वहाँ पे डांस बार भी खुले हुए हैं, वहाँ पे शॉपिंग भी खुला हुआ है, सारा काम सामान्य है। अब जरा सोचिए, अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि भाई कोई देश ऐसा जिसमें लॉकडाउन भी नहीं है और कोई एहतियात भी नहीं बरत रहे, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि वहाँ हाहाकार मच जाना चाहिए, वहाँ लोग सारे मर जाने चाहिए, सारे के सारे कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने है जापान की स्टोरी। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे वही हो रहा है जो मैंने समझाया, दैट इज कॉल्ड, उन जापान की हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड होती जा रही है। और अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि वहाँ की जो मोर्टेलिटी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वो नियर जीरो पे आ जाएगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। और लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी तभी बन सकती है जब लॉकडाउन हटे, जब आप खुले मिले। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो गिरना तो पड़ेगा ही। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गिरूं भी ना और साइकिल चलाना सीख भी जाऊं, वो होने नहीं वाला। सो ऐसे में हमें क्या करना है, ये एक सवाल आता है। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन्स हैं जो पिछले 10 दिनों से आप लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मुझ तक पहुंचा रहे हैं। उनमें से एक कि अगर ये उतना खतरनाक नहीं जितना हमने सोचा था, अगर ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 0.1% है, अगर ये इतनी तेजी से नहीं फैल सकता, तो इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं, इतने सारे लोग पीड़ित क्यों हो रहे हैं। जब आप बोलते हैं इतने सारे लोग पीड़ित क्यों हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका इशारा यूएस की तरफ है। पहले यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएस के पिछले 5 साल के आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने हैं। यूएस में हर साल हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करीब 5 से 8 लाख लोगों की होती ही है। इस सीजन में हर साल 5 से कम 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि ILI। और ये जो कोरोना वायरस से जो बीमारी है कोविड, ये भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के कैटेगरी में ही आता है। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट यूएस। तो इस साल भी जो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो है 5,25,000 अभी तक। मतलब ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी नया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हर साल यूएस में ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से करीब 20,000 से लेके 50,000 लोग मरते ही हैं। और इस साल भी जो आंकड़ा है वो इसी ब्रैकेट के अंदर ही है। तो मतलब ये कि इस साल कुछ भी एक्स्ट्रा लोग ना तो मर रहे हैं ना ही पीड़ित हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल जब यूएस में लोग मर रहे थे या इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो रहे थे, तो रियल टाइम पे आप तक ये न्यूज़ कोई नहीं पहुंचा रहा था और आपको लग रहा था कि कोई मरता ही नहीं होगा इन्फ्लुएंजा से, राइट। सो ये तो हुई यूएस की बात। अब बात करते हैं भारत की। भारत में एक सवाल जो आ रहा है कि इतने सारे डॉक्टर्स फिर क्यों कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, और एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल अचानक देखा गया उनमें काफी सारे लोगों में कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल है। कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान को कोरोना वायरस आ गया है? सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर मैन्यूअल है उसे पढ़िए। मैन्युफैक्चरर मैन्यूअल इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस और उसके आगे लिखा है ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट फॉर यूज फॉर एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मतलब ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए टेस्ट बना ही नहीं है। तो मतलब ये टेस्ट को डायग्नोसिस के लिए यूज करना कानूनी जुर्म है, अपराध है, पहली बात। अगर इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कैरी मुलर, जिन्होंने इस टेस्ट का आविष्कार किया था, जिनको इस टेस्ट के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनका खुद का कहना था कि ये टेस्ट किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो डिफाइन कर सकता है, बट ये टेस्ट ये डायग्नोस नहीं कर सकता ये वायरस कौन सा वाला है। ये हुई दूसरी बात। अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं है तो मैं ताज़ा आपको लिटरेचर देता हूँ। 30 मार्च सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट का जारी किया हुआ लिटरेचर आप पढ़िए स्क्रीन पे, और इसमें देखिए 3 ही लाइन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। पहला लाइन है, डिटेक्शन ऑफ वायरल RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019 nCoV is the causative agent for clinical symptom। बड़ा ही क्लियर है कि अगर वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोरोना वायरस है या उसके अंदर जो सिम्टम है वो कोरोना वायरस की वजह से। ध्यान देखिए। दूसरा पॉइंट पढ़िए, फॉल्स पॉजिटिव इज मोर लाइकली व्हेन द प्रिवेलेंस इज मॉडरेट और लो।
यानी कि फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन जगह पे जहां बहुत कम लोग पीड़ित हैं, जैसे भारत में बहुत कम लोग पीड़ित हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री और इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नंबर 3 को पढ़िए, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ 2019 एनकोव इन्फेक्शन। ये जो टेस्ट है ये कभी भी एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं था, इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। सो ये जो टेस्ट है ना तो सीडीसी उसको अप्रूव कर रहा है, ना ही मैन्युफैक्चरर अप्रूव कर रहा है, ना ही इन्वेंटर अप्रूव कर रहा है, सिर्फ WHO अप्रूव कर रहा है या फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव कर रही है। तो ये टेस्ट वो टेस्ट है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। इस टेस्ट से फॉल्स पॉजिटिव आने की संभावना कम से कम 1% है और ज्यादा से ज्यादा 80% है। 80% का मतलब ये कि अगर 100 हेल्दी लोग हैं जिनमें से एक को भी कोरोना वायरस नहीं है, तब भी उनमें से 80 लोगों को पॉजिटिव बता देगा। मतलब ये कि आपको लगेगा कि इन 80 लोगों को कोरोना वायरस है। अब सवाल यह है कि ये इतना फॉल्स पॉजिटिव क्यों बता रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसको समझने के लिए आप अपने बॉडी के मैकेनिज्म को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। मेरी बात को ध्यान सुनिए। जब भी कभी आपको इन्फेक्शन होता है या फिर कभी इंजरी होती है या कभी स्ट्रेस होता है या कभी फियर होता है या फिर जब भी कभी आपको कोई भी बीमारी होती है, जैसे कैंसर है या डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है या किडनी फेलियर है, ऐसे में आपका बॉडी एक खास तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बनाता है जिसका नाम है एक्सोसोम। अब स्क्रीन में देखिए, एक्सोसोम का जो डायमीटर है सेल्स के अंदर वो होता है 500 नैनोमीटर। एक्सोसोम का जो डायमीटर है सेल्स के बाहर वो है 100 नैनोमीटर। एक्सोसोम का जो रिसेप्टर है वो है ACE2। एक्सोसोम का जेनेटिक मटेरियल RNA सेगमेंट। एक्सोसोम कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर लंग्स के फ्लूइड में पाया जाता है। अब इसको अगर कंपेयर करें कोरोना वायरस से तो देखिए, कोरोना वायरस का जो साइज है सेल्स के अंदर वो लगभग 500 नैनोमीटर है। कोरोना वायरस का साइज एग्जैक्टली सेम आउटसाइड द सेल, दैट इज 100 नैनोमीटर। कोरोना वायरस में जो रिसेप्टर है वो भी ACE2 है। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मेकअप है वो भी RNA सेगमेंट है और कोरोना वायरस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही पाया जाता है। और शॉकिंग बात यह है, एक्सोसोम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है दिखने में वो भी कोरोना वायरस की तरह ही है लगभग। बोलने का मतलब यह है कि हो सकता है कि इस वक्त मेरे और आपके बॉडी में एक्सोसोम हो, जो कि बहुत कॉमन बात है, और ऐसे में PCR टेस्ट अगर कोई कर दे तो वो PCR पॉजिटिव बताएगा, यानी कि आपको लगेगा कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है। लेकिन अगर किसी के को भी टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसका मतलब है या तो उसके बॉडी में एक्सोसोम है या फिर उसके बारे में बॉडी में कोरोना वायरस है। इन दोनों में से कौन सा है वो कोई नहीं जानता। तो अभी जो लग रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को कोरोना वायरस हो गया है या बहुत सारे लोगों को एक साथ कोरोना वायरस पाया गया है, वो हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इन लोगों में या तो एक्सोसोम है और कोरोना वायरस है। और एक्सोसोम एक ऐसी चीज है जो लगभग हर एक इंसान के बॉडी में बनता रहता है और बॉडी उसको डिस्ट्रॉय भी करती रहती है। ये बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब सवाल आता है कि इन सब सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ डिसाइड करने में। स्क्रीन पे देखिए पिक्चर। आपकी स्थिति वो लटके हुए इंसान की तरह है, आपकी और हमारी स्थिति, यानी कि हम लॉकडाउन कंडीशन में हैं और वो जो शेर है वो कोरोना वायरस है। हम लटके हुए हैं कि कहीं नीचे आए तो वो शेर हमें खा जाएगा। तो हम नीचे कब आएंगे? हम ये सोचते हैं कि नीचे तभी आएंगे जब शेर या तो मर जाए या शेर यहाँ से भाग जाए। शेर यानी कि कोरोना वायरस। तो शेर कब मरेगा, शेर कब भागेगा? शेर के मरने से पहले कहीं हम ही ना मर जाए। लेकिन मान लेते हैं शेर भाग गया, लेकिन कोरोना वायरस जाने के जला तो गया, लेकिन ध्यान से देखिए नीचे क्या दिख रहा है? दो मगरमच्छ। यानी कि मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस अगर चला भी जाए तो वहां से चाइना से चल चुका है एक और बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर राक्षस, उसका नाम है हंटा वायरस। और CDC की अगर माने, हंटा वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 38% है। 38% का मतलब अगर 100 लोग पीड़ित होंगे हंटा वायरस से तो 100 में से 38 लोग मर जाएंगे और 62 लोग ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो बोलने का मतलब कि अगर लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस चला भी गया, क्या कोई गारंटी है कि वो क्रोकोडाइल नहीं होगा? क्रोकोडाइल से बच गए तो क्या कोई गारंटी है कोई और जानवर नहीं होगा? देखिए तो जरा अपने सिर्फ ठीक दाईं तरफ एक सांप आपको दिख रहा है। ये जो सांप है इसको मैं बोलता हूँ लॉकडाउन सिंड्रोम। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं।
पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में मेरे पेशेंट्स हैं और उनकी खबरें आ रही हैं मेरे पास ईमेल के माध्यम से। वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनका डायबिटीज़, उनका ब्लड शुगर बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनके वेट बढ़ गए हैं, सनलाइट से कट ऑफ हो गए, फ्रेश एयर से कट ऑफ हो गए, उनका जो रूटीन का घूमना था वो बंद हो गया। सो दैट इटसेल्फ इज कॉजिंग मोर सिकनेस देन एनीथिंग एल्स। तो बोलने का मतलब ये है कि लॉकडाउन कैन नॉट बी ए सोल्यूशन, क्योंकि आप ये गारंटी कर ही नहीं सकते कि कोरोना वायरस जाएगा तो कोई और वायरस आएगा नहीं। जैसे मैंने बताया कि हंटा वायरस चल दिया है, कभी भी आ भी सकता है। और अगर इन सब से बच भी जाएंगे तो देखिए वो पेड़ के नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी है जो कि क्रैश होने के कगार में आ गई है। और इस वक्त मेरे एस्टिमेट के हिसाब से हमारे भारत में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ मतलब आज कमाया आज ही खाया। और ऐसे लोग अगर 21 दिन तक नहीं कमाएंगे तो मतलब 21 दिन तक वो खा भी नहीं रहे होंगे, यानी कि वो कोरोना वायरस से मरे या ना मरे, जिसकी मृत्यु के चांसेस 0.1% ही है, वो भूख से जरूर मर जाएंगे। तो 20 करोड़ तो ऐसे लोग हुए। इस 20 करोड़ के अलावा 30 करोड़ लोग और ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ इतना राशन है, इतना पैसा है कि अगले 1 महीने तक भी अगर नहीं काम किया तब भी काम चल जाएगा, और उसके बाद वो भी हैंड टू माउथ होने वाले हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है। हमारे पास 50 एम्प्लॉई हैं, मेरे 4 देशों में सेंटर हैं। उसके बावजूद भी जब टैक्स दे देते हैं 60% तो टैक्स में चला जाता है, जो रह जाता है वो इतना ही सफिशिएंट होता है कि 1 महीने की गाड़ी चल सकती है बिना काम किए, और 1 महीने में 21 दिन हो गए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत की इकोनॉमी है, एक बार वो क्रैश हो गई, अगर ये पूरा का पूरा पेड़ ही टूट गया जो आपकी आंखों के सामने है, तब आप क्या करेंगे? तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे बनाएं? बहुत ही आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 स्टेप डाइट, और उससे भी आसान एक और तरीका है, आप सीधा आयुर्वेद को अपनाएं जैसा कि बाकी देश कर रहे हैं। 3 दिन पहले रिपोर्ट आई ईरान से, तेहरान से, कि वहां पे एक हॉस्पिटल में 200 पेशेंट थे और 200 पेशेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल यूज किया गया वो लगभग आयुर्वेद के तर्ज पे था, और 1 हफ्ते के अंदर ही उस 200 में से 190 पेशेंट ठीक हो गए, घर भी चले गए, और बाकी जो 10 हैं वो भी बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो जो आयुर्वेद हमारा जो खजाना है, उससे सारे पेशेंट को अलग रखा जा रहा है। क्वारंटाइन जो हो रहा है वो पेशेंट क्वारंटाइन आपसे नहीं हो रहा, पेशेंट को क्वारंटाइन किया जा रहा है आयुर्वेद की पद्धति से, हमारे अपने नेचुरल पद्धति से। तो इसके पीछे कारण क्या है? पहली बात तो मैं ये सहमत नहीं हूं कि क्वारंटाइन की आवश्यकता क्या है। जब क्वारंटाइन करते थे शुरू से, तब ऐसा माना जा रहा था कि ये बहुत इन्फेक्शियस है, एक इंसान से 10 या 20 को फैल जाएगा। लेकिन अब ये क्लियर हो गया जर्नल के माध्यम से कि ये एक इंसान से 2 या 2.2 लोगों को ही फैलेगा। दैट इज लगभग राउंड ऑफ करें तो 2 लोगों तक ही फैलेगा, विच इज इक्वल टू कॉमन कोल्ड। तो क्वारंटाइन फिर भी अगर कर रहे हैं, इसके पीछे जो मकसद मुझे लगता है कि दैट इज द ग्राउंड फॉर ह्यूमन गिनी पिग, कि एक बार घेर लो, फिर उनपे वो सारा एक्सपेरिमेंट कर डालो, मलेरिया की दवाई, HIV की दवाई, या फिर ऐसी दवाइयां जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में आती हैं। जो दवाइयां बन तो गई हैं, वो स्टॉक गोडाउन में पड़ी तो हैं, लेकिन वो दवाई इंतजार कर रही है कि किसी एक बीमारी के साथ उसको अटैच कर दिया जाए। तो अब ऐसे में अगर किसी पेशेंट की मृत्यु होती है तो बोल देते हैं कि ये कोरोना वायरस से मर गया है, और अगर वो इन सारी दवाइयों के बावजूद भी पेशेंट बच जाता है तो बोलते हैं कि ये दवाई की वजह से ठीक हो गया। और फिर ये दवाई जो अभी एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में है, फाइनली वो अप्रूव हो जाएंगी, और फिर वो दवाइयाँ HIV की दवाई की तरह, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई की तरह ढेर सारे करोड़ों रुपए की दवाइयाँ अगले कई 100 सालों तक भारत में इंपोर्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे इस खेल को आपको और मुझे मिलकर रोकना है। इसके लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ डे दैट इज 7 अप्रैल को आपको सौंप रहा हूँ एक किताब, मेरी किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। इस किताब में करीब 1000 पन्ने हैं, लेकिन आपको 1000 पन्ने ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले जो 10 पन्ने हैं वही आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद जो बाकी पन्ने हैं वो सारे एविडेंसेस हैं, सारे सबूत हैं, सारे प्रूफ हैं। ये सारे किताब लीजिए, आप इसको प्रिंट कीजिए, और इसको लेके आप वहां तक पहुंचाइए जो इस भारत में कुछ बदलाव ला सकते हैं, या आपको उम्मीद हो कि कुछ बदलाव लेके आएंगे। ये जो किताब है ये कोई मेरी किताब नहीं है, इसको मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ एविडेंस कलेक्ट किया है। ये किताब मेरी उतनी है जितनी आपकी है। तो अगर आप चाहें तो इस किताब में मेरे नाम के साथ साथ अपना नाम भी डाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं ये किताब के आप भी लेखक हैं।
या फिर इस किताब से मेरा नाम भी हटा दीजिए, अपना नाम ही डालिए और इस किताब को वहां तक पहुंचाइए जिनको इस किताब की जरूरत हो। नाम हटाने वाली बात आज से पहले सिर्फ एक ही इंसान ने बोला था, और वो है भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक श्री राजीव दीक्षित जी। और उनके ही पद चिन्हों पे चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप और हम मिलके एक अच्छा भविष्य बनाएंगे और एक बार फिर अच्छे दिन जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।